नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में आगामी रणनीति पर चर्चा की। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से अत्यधिक ग्रस्त 13 शहरों की स्थिति की समीक्षा की। राजधानी श्रेणी की 30 विशेष रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन की गई। उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग संघों के साथ समझौता करेगी। खाड़ी देशों से 2000 भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए आज 13 विशेष उड़ानें संचालित की जाएंगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया श्रीलंका से 150 भारतीयों को लेकर आएगी। सरकार ने कहा, भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा तनाव के शांतिपूर्ण समाधान के लिए व्यवस्था कायम की। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति के बारे में बातचीत की। 31 मई को चौथे चरण की पूर्णबंदी खत्म होने के बाद इस महामारी से निपटने की आगामी रणनीति के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोविड-19 से प्रभावित 13 शहरों के निगम आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ कल बैठक में स्थिति की समीक्षा की। इन 13 शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति बहुत खराब है। देश के लगभग 70% संक्रमित लोग इन्हीं शहरों में हैं। इन शहरों में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर शामिल हैं। बैठक में कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही शहरी बस्तियों में कोविड-19 के मामलों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। इसमें ज्यादा जोखिम वाले कारकों पर कार्य करना, पुष्टि दर, मृत्यु दर, मामलों के दोगुना होने की दर और जांच जैसे संकेतक शामिल हैं। केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों को भौगोलिक दृष्टि से तय करते समय मामलों की संख्या, संपर्क और स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे लॉकडाउन को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। शहरों को सलाह दी गई है कि इन इलाकों को तकनीकी जानकारी के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा उचित तरीके से प्रभावित किया जाना चाहिए। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगभग 30 समूह वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हैं। श्री राघवन ने बताया कि इनमें से लगभग 20 समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि टीका विकसित करने के लिए 3 तरह से काम किया जा रहा है। इनमें स्वदेशी प्रयास, अन्य कंपनियों के साथ सहयोग और प्रमुख कंपनियों की पहल शामिल है। डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए 4 तरह की वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई दवाई और वैक्सीन के माध्यम से जीती जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के विज्ञान और तकनीकी संस्थान इस दवा उद्योग बहुत मजबूत हैं। लगभग 20 कंपनियां अन्य देशों को कोरोना वायरस की निदान किट उपलब्ध करा रही हैं। पंचगव्य से बनाई गई कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल परीक्षण गुजरात में राजकोट से शुरू होगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ कथीरिया ने कहा कि एलोपैथिक दवा के परीक्षण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इस आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल परीक्षण शीघ्र शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आयुर्वेदिक दवा के परीक्षण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गायों से प्राप्त 5 मुख्य उत्पाद दूध, मक्खन, घी, गोबर और गौमूत्र का वेदों में भी पंचगव्य के रूप में उल्लेख किया गया है। अब इन 5 तत्वों के नैदानिक परीक्षण से कोविड-19 के उपचार में इसको दवाई के रूप में प्रमाणित करने में मदद मिलेगी। भारत में यह पहली बार है कि किसी भी आयुर्वेद दवा के क्लिनिकल परीक्षण को अंजाम दिया जाएगा। राजकोट के बाद इस पंचगव्य चिकित्सा का सूरत और अहमदाबाद में भी नैदानिक परीक्षण किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार क्लिनिकल परीक्षण की सफलता के बाद कोविड-19 के उपचार में आयुर्वेद को एक बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 42.75% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 67,691 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,266 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि 86,110 लोग चिकित्सा निगरानी में रखे गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई कदम उठा रही है। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से आज 13 उड़ानें भारत पहुंचेंगी। इनके जरिए खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें 50% से अधिक उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से आ रही हैं। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में मुश्किलों में फंसे भारतीयों को लाने का काम जारी है। वंदे भारत मिशन ऐसे भारतीयों के लिए इस महामारी के दौरान राहत का पैगाम लेकर आई है। आज इस मिशन के तहत खाड़ी देशों से 13 उड़ानें संचालित की जाएंगी, जिसमें सबसे ज्यादा उड़ान संयुक्त अरब अमीरात से जाना तय है। दुबई से 6 उड़ानें जयपुर, कोची, कन्नूर, हैदराबाद, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम के लिए निर्धारित है। जयपुर के लिए यहाँ से ये पहली उड़ान है। आबू धाबी से 2 उड़ानें कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम जाएगी। सऊदी अरब से भी 2 उड़ानें श्रीनगर और कोझिकोड के लिए रवाना होंगी। सऊदी से श्रीनगर के लिए ये पहली उड़ान है। कुवैत से कोझिकोड और अहमदाबाद के लिए भी 2 उड़ानें हैं। मस्कट से कोची और दोहा से कन्नूर के लिए भी एक उड़ान निर्धारित की गई है। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। एयर इंडिया की एक उड़ान आज श्रीलंका के कोलंबो से करीब 150 भारतीय लोगों को लेकर आएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्रीलंका में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने वाली ये पहली उड़ान है। वंदे भारत मिशन के तहत श्रीलंका से ये पहली हवाई सेवा है, जिसका दर्जनों लोगों को हफ्तों से इंतजार था। श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त के साथ लगभग 1700 भारतीय नागरिक घर वापसी के लिए पंजीकृत हुए हैं, जिसमें पर्यटकों के अलावा नौकरी पेशा और व्यवसायी वर्ग शामिल है। मिशन के दूसरे भाग में भारतीय नौसेना का जहाज INS जलस्व लगभग 700 भारतीयों को लेकर टूटीकोरिन के लिए सोमवार को रवाना होगा। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य से जुड़े हिदायतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। यात्रा के लिए चयन में उन नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है जो आकस्मिक चिकित्सा, परिजनों के आकस्मिक मौत या रोजगार कारणों से प्रभावित हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक लंदन, ओमान, कतर, बांग्लादेश और कुवैत समेत विभिन्न देशों में फंसे 812 भारतीयों को लाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सभी यात्री बिहार और झारखंड के अलग अलग भागों के हैं और इन्हें 7 दिन की क्वारंटीन में भेजा गया है। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन, ओमान, कतर, किर्गिस्तान, म्यांमार, ढाका और कुवैत से बिहार और झारखंड के 812 प्रवासी यात्री अब तक गया आ चुके हैं। झारखंड के 55 यात्रियों को विशेष बस से रांची भेज दिया गया। बिहार के प्रवासी यात्रियों को गया के विभिन्न होटलों में 7 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा गया है। इन यात्रियों को होटल का खर्चा खुद वहन करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने होटल में ठहरने का इंतजाम किया था। लॉकडाउन के कारण बोध गया में फंसे म्यांमार के 82 यात्रियों को वापस उनके देश भेज दिया गया। 1 जून को कजाकिस्तान और 3 जून को मॉस्को में फंसे प्रवासी यात्री यहां आएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। समुद्री जहाज MV निकोबार ने कल शाम अपनी पहली यात्रा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए आरंभ की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस जहाज में 87 यात्री सवार हैं और मौसम अनुकूल रहने पर ये 31 मई या 1 जून को पोर्ट ब्लेयर पहुंच सकता है। अंडमान में फंसे यात्रियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने का कार्य शुरू होने के बाद अब मुख्य भूमि में फंसे द्वीपवासियों के वापस लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कल ऐसे ही 87 यात्रियों को लेकर पहला जलयान MV निकोबार चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुआ। इसके 31 मई की शाम या 1 जून की सुबह को पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोगों के जहाज पर चढ़ने से पहले उनकी चिकित्सीय जांच की गई और यात्रियों के सामानों को पूरी तरह सैनिटाइज भी किया गया। चेन्नई बंदरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार 7 पर शामियाना लगा पहुंचे यात्रियों के बैठने की व्यवस्था कर इन्हें जलपान कराया गया। चेन्नई निगम की ओर से यात्रियों को जहाज पर चढ़ने के लिए एम्बार्केशन पॉइंट तक लाने के लिए बसों की भी व्यवस्था की गई और इन्हें मुफ्त पैकेट बंद भोजन भी उपलब्ध करवाया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल।
भारतीय रेल ने 12 मई से चल रही राजधानी श्रेणी की सभी 30 विशेष रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का निर्णय किया है। ये फैसला उन सभी 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों पर भी लागू होगा जिनका परिचालन अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये बदलाव 31 मई की सुबह 8 बजे से लागू होंगे। इसके अनुसार इन सभी 230 रेलगाड़ियों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी अनुमति दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में आगामी रणनीति पर चर्चा की। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से अत्यधिक ग्रस्त 13 शहरों की स्थिति की समीक्षा की। राजधानी श्रेणी की 30 विशेष रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन की गई। उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग संघों के साथ समझौता करेगी। खाड़ी देशों से 2000 भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए आज 13 विशेष उड़ानें संचालित वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया श्रीलंका से 150 भारतीयों को लेकर आएगी। और सरकार ने कहा, भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा तनाव के शांतिपूर्ण समाधान के लिए व्यवस्था कायम की है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए जारी रोजगार सृजन के क्रम में 10 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। इस सिलसिले में कई उद्योग संगठनों ने राज्य सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राज्य में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठनों के बीच 10 लाख कामगार मुहैया कराने को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होंगे। राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से हो रहे इस समझौते के जरिए लाखों मजदूरों के सपने पूरे होंगे। इस समझौते के तहत इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद ने 2.5 लाख और भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने 2 लाख मजदूरों की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों के लिए हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार मिशन शुरू किया है। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन के मकसद से एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें हर मजदूर की कुशलता और औद्योगिक इकाइयों की जरूरतों का जिक्र होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में कोरोना वायरस के उपचार के बाद स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 8000 से अधिक हो गई है। 454 रोगियों को कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड-19 से 22 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 15,572 हो गई है। राज्य के 21 जिलों में कल 367 नए रोगियों का पता चला। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राजधानी अहमदाबाद में कल 381 मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। हालांकि अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन जिले में डिस्चार्ज की संख्या भी बढ़ रही है। अहमदाबाद जिले में से अब तक कुल 11,344 मामले दर्ज किए गए हैं, जो राज्य में दर्ज किए कुल मामलों में से 70% से अधिक है। सूरत में 1,465 मामले सामने आए हैं, जबकि राजकोट में से अब तक 947 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने इस महीने से टीकाकरण अभियान फिर से शुरू किया है, जो लॉकडाउन के कारण अस्थायी रूप से बंद किया था। इस महीने में अब तक 5 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं और बच्चों का इस अभियान के तहत टीकाकरण किया गया है। इस बीच गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कल राज्य में कोरोना वायरस के प्रकोप के बारे में एक जनहित याचिका और अन्य संबंधित याचिकाएं एक नई बेंच को सौंपी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में इस समय कोविड के 38,939 मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य में इस महामारी के 2,598 नए रोगियों का पता चला है। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 59,546 हो गई है। कल कोविड से 85 और लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें 38 अकेले मुंबई से थे। एक रिपोर्ट।
मुंबई के धारावी में और 36 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण होने के बाद वहां के मरीजों की संख्या अब 1675 तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि बुधवार शाम से आशिया की इस सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में कोविड-19 की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। वहीं पड़ोस के ठाणे जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर नगर परिवहन समिति की बसों और स्कूल बसों को एम्बुलेंस में परिवर्तित किया गया है ताकि मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंसों की कोई कमी नहीं रहे। ऐसी कुल 81 बसें सेवा में आ गई है। एम्बुलेंस चालकों और परिचारकों की सुरक्षा के लिए उन्हें पीपीई किट प्रदान की गई है। कोंकण रेलवे ने 1 मई से सेवा शुरू करने के बाद महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फंसे मजदूरों के लिए 50 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई है। कुल 68,759 यात्रियों को उनके गृह राज्यों में वापस भेज दिया गया है। साथ ही 2 महीनों के अंतराल बाद मुंबई हवाई अड्डे ने घरेलू हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने के चौथे दिन कल 5,500 से अधिक यात्रियों के लिए 52 उड़ानें चलाई। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड के कोडरमा जिले में जिला प्रशासन कुशल प्रवासी श्रमिकों को उनके ही क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा रहा है। जिले में ये पहल श्रमिक सम्मान रसोई घर के साथ शुरू हुई, जहां 6 प्रवासी कामगारों को प्रतिमाह 24 हजार रुपए के पारिश्रमिक पर संगरोध केंद्रों में भोजन तैयार करने का काम दिया गया है। जिला प्रशासन ने प्रवासियों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नई दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में रेस्तरां और होटल में उनके पिछले अनुभव का उपयोग करते हुए इन प्रवासियों की सेवाएं ली जा रही हैं। कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि ऐसे प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और जिला प्रशासन उन्हें उन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराएगा जिनमें वे काम करना चाहते हैं। जो भी व्यवस्था है सबका डाटा हम लोग विलेजवार ले रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर के साथ, और उनमें कौन से स्किल्स है उसका डाटा संकलित किया जा रहा है। मजदूरों के लिए वो करेंगे। जैसे शुरुआत के तौर पे आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने श्रमिक सम्मान की पहल शुरू किया था, जिसमें जो रसोईया है उसके लगभग 24,000 के आसपास मंथली उसके माध्यम से मिल पा रहा है। तो छोटे बड़े शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज होगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो, हम लोग उसको पूरी तरह से। सतगावा ब्लॉक के एक लाभार्थी पिंटू पांडे ने बताया कि वे नई दिल्ली में एक रेस्तरां में काम करते थे। अब उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार श्रमिक सम्मान किचन में काम मिला है। हम यहाँ गांव आए तो क्वारंटाइन से घर गए तो हमको कोई काम नहीं मिल रहा था, कोई रोजगार नहीं था। तो फिर कैसे पता चला तो डीसी साहब हमको बुलवाए, बोले कि आप लोग को काम दिया जाएगा, कोई रोजगार का कमी है तो बताया जाए, हम रोजगार देंगे। फिर उसने रोजगार दिए हमको और फिर पैसा भी देने के बाद किए। यहाँ काम कर रहे हैं, जो महामारी में आ रहे हैं वो सबको खाना बना रहे हैं। 1,500 से अधिक प्रवासियों ने जिले के रोजगार सुविधा केंद्र में पंजीकरण कराया है। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप ग्रामीण जनता को उनके भूखंड का मालिकाना हक देने जा रही है। योजना के तहत तैयार डेटाबेस से पंचायत स्तर पर ग्रामीण आबादी के अधिकार, अभिलेख और संपत्ति रजिस्टर तैयार किए जाएंगे। ग्रामीणों को ये अधिकार प्रधानमंत्री की 24 अप्रैल को घोषित ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना के तहत प्राप्त हो रहा है। सर्वेक्षण का काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाएगा। योजना के तहत प्रथम वर्ष में प्रदेश के 10 जिलों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है। शेष 42 जिलों का सर्वे द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमबद्ध आधार पर किया जाएगा। प्रथम चरण में शामिल 10 जिलों के 10,535 राजस्व गांव इस सर्वे में शामिल किए गए हैं। इन सभी राजस्व गांवों में सर्वे का कार्य 3 चरणों में होगा। ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण संपत्तियों का अधिकार अभिलेख तैयार करना और प्रत्येक संपत्ति मालिक को उसकी संपत्ति का स्वामित्व प्रदान करना है। अधिकार अभिलेख तैयार होने का लाभ यह होगा कि इससे संपत्तियों पर बैंक से ऋण लेना आसान हो जाएगा। संपत्तियों के पारिवारिक विभाजन और हस्तांतरण की प्रक्रिया सुगम होगी और पारिवारिक विवाद भी कम होंगे। इसका एक अन्य फायदा यह भी है कि इससे ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर आय के साधन प्राप्त होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम संवाद में आज भारतीय रेल पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञों से यात्री रेलगाड़ियों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:10 से प्रसारित होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। स्टूडियो में 011-2331-4444
44 पर फोन कर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आकाशवाणी समाचार प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलबीर सिंह ने मार्केटिंग एजेंटों को काम के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। उन्होंने संक्रमण से बचाव के लिए टेली मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे विकल्पों का उपयोग करने को कहा है। फेस शील्ड्स बहुत यूजफुल हो सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। उनको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा जिसको मिलना है। अगर ये टेली सोर्स से हो सकती है ऐसी मार्केटिंग, फोन से या कंप्यूटर से, तो शायद वो बहुत फायदेमंद होगा। फील्ड में जाने से अच्छा है टेलीफोन से या कंप्यूटर से डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट, तो फार बेटर है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए घरों को साफ सुथरा और विषाणु मुक्त रखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि घरों को खुद ही सैनिटाइज किया जा सकता है, इसके लिए किसी सैनिटाइजर कंपनी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में स्ट्रेंजर नहीं आने देंगे। दूसरी चीज, आप हैंड हाइजीन फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं हो कि हाइजीन घर पे ना फॉलो करें। तीसरी चीज, सैनिटाइजर कंपनी को बुला के घर पे सैनिटाइज कराना, मैं इस पे बिल्कुल मानता नहीं। घर को साफ रखिए, फ्लोर्स को साफ रखिए, यही सबसे बढ़िया सैनिटाइजेशन। सरकार ने कहा है कि भारत और चीन ने बातचीत के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर व्यवस्था कायम की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय सेना ने सीमा प्रबंधन को लेकर बहुत ही उत्तरदायी रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारत देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। Troops have taken a very responsible approach towards border management and strictly follow the procedures laid out in various bilateral agreements and protocols with China to resolve any issue that may arise in the border areas. The two sides have established mechanisms both at military and diplomatic levels to resolve situations which may arise in border areas peacefully through dialogue. We continue to remain engaged through these channels. India is committed to the objective of maintenance of peace and tranquility in the border areas with China, and our armed forces scrupulously follow the consensus reached by our leaders and the guidance provided. At the same time, we remain firm in our resolve to ensuring India's sovereignty and national security. सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को नवाचारी तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम के सहभागी मंत्रालयों के सचिवों की हाल की बैठक में ये निर्णय किया गया। इस बैठक के दौरान मानव संसाधन विकास सचिव अमित खरे ने मौजूदा परिस्थितियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नवाचारी उपाय अपनाने पर बल दिया। पर्यटन सचिव योगेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि मंत्रालय के तहत विभिन्न संस्थान पर्यटन के विभिन्न पक्षों पर डिजिटल माध्यम से विचार विमर्श वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय में सचिव आनंद कुमार ने सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालयों के सभी वेबिनार एक भारत श्रेष्ठ भारत के साझा प्लेटफॉर्म के तहत लाए जाने चाहिए। युवा कार्य मंत्रालय की सचिव उषा शर्मा ने विभिन्न विभागों द्वारा तैयार डिजिटल सामग्री साझा करने का सुझाव दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा कि प्रत्येक राज्य के सफल अनुभव भी अन्य राज्यों से साझा किए जाने चाहिए। एक रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को राज्यों की समृद्ध विरासत, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराना है ताकि वे भारत की विविधता को समझ सकें और उसकी सराहना कर सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी मंत्रालय और विभाग डिजिटल माध्यमों का रुख करेंगे। इसके व्यापक प्रसार के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबिनार आयोजित की जाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत डिजिटल संसाधनों के लिए साझा तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग प्रत्येक मंत्रालय कर सकेंगे। बैठक के दौरान संशोधित संचार योजना तैयार करने पर भी चर्चा हुई। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की तंत्रिका विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर MV पद्मा ने लोगों को सुरक्षित रहने के लिए घर पर ही रहने की सलाह दी। A virus has invaded our earth. It has invaded us. And there are a zillion concerns. There are concerns about our survival.
about food, about education, about career, about profession, about our movements. But these are questions for the first time in 3 generations that we are facing. But they are relevant only if we are alive. To stay alive, stay home. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने इस बारे में जानकारी दी कि परामर्श को मानना क्यों जरूरी है। It has been seen that those who have or may have COVID-19 are being shamed publicly. When this disease does not discriminate, then why should we? Most of COVID-19 disease patients will get cured and return safely to their homes within 2 weeks. Let's fight the disease and not the disease. As a member of civilized society, it's our responsibility to help fellow citizens in their hour. So stop stigmatizing and start empathizing. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमपी वीरेंद्र कुमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि श्री एमपी वीरेंद्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक समर्थ पत्रकार और लेखक के रूप में साहित्य, मीडिया और पत्रकारिता जगत में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और अब एक नजर डालते हैं देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की से मध्यम वर्षा के बाद तेज गर्मी से राहत मिली है। आज गरज के साथ आंधी, वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी बादल छाए रहने के अनुमान है। तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी बादल छाए रहने के अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादल छाए रहने और गरज के साथ आंधी बारिश हो सकती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने गिलगित में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है। आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक बादल घिर सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आंधी, वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुकेश, अब आप ये बताएं कि आज के अखबारों में कौन कौन सी सुर्खियां प्रमुखता से छाई हैं। जी हां विमलेंदु, पुलवामा में कार बम विस्फोट का प्रयास कुछ अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, आतंकी पुलवामा में फिर ले आए 50 किलो आईईडी से लदी कार, 400 जवान थे निशाने पर। पंजाब केसरी की टिप्पणी है, पुलवामा की दूसरी साजिश के उड़े परखच्चे। कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के मामले पर उच्चतम न्यायालय का निर्देश अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, प्रवासी मजदूरों का यात्रा खर्च वहन करें राज्य। मजदूरों को खाना और पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी संबद्ध राज्य की होगी। ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे को उपलब्ध कराना होगा भोजन पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। 6500 नए केस के साथ भारत कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में 9वें और एशिया में पहले स्थान पर। हिन्दुस्तान का कहना है, देश में 23 लाख लोग पृथकवास में। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6 लाख से ज्यादा लोग क्वारंटीन किए गए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, लॉकडाउन के 5वें चरण की चाबी अब 13 शहरों के पास। इन्हीं पर फोकस, 70% कोरोना के केस 13 शहरों में, बाकी जगहों पर बढ़ सकती हैं रियायतें। दैनिक जागरण की खबर है, अर्थव्यवस्था पर चर्चा, आज जारी होंगे जीडीपी के आंकड़े। पिछली तिमाही और वर्ष 2019-20 के वृद्धि दर के आंकड़े आज जारी होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में अर्थव्यवस्था की समग्र समीक्षा की गई। जनसत्ता की सुर्खी है, चीन की संसद में हांगकांग सुरक्षा विधेयक पास, विवादास्पद सुरक्षा कानून को दी मंजूरी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में आगामी रणनीति पर चर्चा की। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से अत्यधिक ग्रस्त 13 शहरों की स्थिति की समीक्षा की। राजधानी श्रेणी की 30 विशेष रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन की गई। उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग संघों के साथ समझौता करेगी। खाड़ी देशों से 2000 भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए आज 13 विशेष उड़ानें संचालित।
वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया श्रीलंका से 150 भारतीयों को लेकर आएगी। और सरकार ने कहा, भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा तनाव के शांतिपूर्ण समाधान के लिए व्यवस्था कायम की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।